नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं सत्र का आगाज शपथ से शुरुआत। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र यानी कि 24 जून से शुरू होगा और इसके अलावा 264वीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा और इस दौरान नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी साझा की है और संसदीय कार्य मंत्री ने बुधवार को यानी कि आज बताया कि 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो 24 जून को शुरू होगा, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्य जो हैं वो शपथ लेंगे। सत्र के पहले 3 दिन नवनिर्वाचित नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी और इसके साथ ही सदन के अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। सत्र का जो समापन है 3 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगी। तो नई सरकार की रूपरेखा को पेश किया जाएगा। 3 जुलाई तक सदन में जो कई काम हैं उनकी शुरुआत, उनका आगाज किया जाएगा। 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है जिसकी शुरुआत 24 जून को होगी और जो राज्यसभा की कार्यवाही है वो 27 जून से कार्यवाही की शुरुआत यानी कि आगाज होगा सदन का और उसमें उन तमाम जो सांसद नवनिर्वाचित हैं वो इस सदन का हिस्सा होंगे और जो कार्यवाही के दौरान कई अहम मसले होंगे उन पर विस्तार से चर्चा के साथ कार्यवाही की शुरुआत। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा, इस लिहाज से भी बेहद अहम। आगाज और कार्यवाही की शुरुआत 27 जून से की जाएगी। तो 3 जुलाई तक सदन में जो कई काम हैं उन्हें सुचारू किया जाएगा। यानी कि नई सरकार के गठन के बाद सदन की कार्यवाही में उन तमाम मसलों और मुद्दों पर गहनता से चर्चा होगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं सांसदीय बरकरार, विधायकी से इनकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे। कन्नौज से सांसद चुने गए हैं अखिलेश यादव और अभी तक वो करहल से विधायक भी थे और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार यह इस्तीफा प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही यानी कि जल्द ही स्वीकार करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी और इससे पहले सपा विधायक लालजी वर्मा भी इस्तीफा दे चुके हैं। लालजी वर्मा भी लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। इसके अलावा फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया है। यानी कि केंद्र की राजनीति में अब मुखर नजर आएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इसमें तीसरी शक्ति हो गई है। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास बढ़ा है, तीसरी शक्ति हो गई है। और ये देखेंगे जब 27 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीतेगी और बहुत अच्छी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चलेगा कि इस प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। थैंक यू। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो अब सपा जो
अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अब सांसदीय बरकरार रहेगी और केंद्र की राजनीति में अब मुखर होकर एक कहा जाए दखलंदाजी नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल नियमता होता है कि अगर आप 2 सीट से नेता हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो, तो 6 महीने में 1 सीट का त्याग तो आपको करना ही होगा। और अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है कि जो कन्नौज से वो लोकसभा सीट जीत करके आए हैं उसमें सांसद बरकरार रहेंगे, लेकिन करहल विधानसभा सीट से जो 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव सीट से जीता था उसको उन्होंने त्याग कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है अखिलेश यादव के सीट से छोड़ने के बाद में कि अब आखिरकार नेता प्रतिपक्ष का भाग कौन निभाएगा और साथ ही साथ उस सीट से विधायक कौन होगा। दूसरी बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने विधानसभा यानी कि सीट छोड़ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति से थोड़ा सा मुंह जरूर फेरा है, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी को और ऊंचा करने के लिए, उसका कद बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर से पिछले कुछ जिलों में दौरे में थे, चाहे वो सफाई में हो या अन्य जिलों के दौरे पर, उन्होंने साफ कहा था कि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम आगे आने वाले समय में केंद्र की राजनीति करके उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी को और ज्यादा स्थापित करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी की जो सोच है, जो छाप है, जो बिल्कुल शिवा, लेकिन अब ये देखा जाए जिस तरीके से अब केंद्र स्तर के मुद्दों की बात करें तो अब इसमें जो है अखिलेश यादव का जो एक देखा जाए मुखरता के साथ इंटरफेरेंस और तमाम मसलों को लेकर और राज्य के जो मुद्दे हैं उनका क्या, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अब कौन नजर आएगा ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, अखिलेश यादव को सीट छोड़ना है लेकिन उनकी आइडियोलॉजी बरकरार रहेगी। बैकग्राउंड से वो जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की चीजें लागू करनी है, जनता में किस तरीके से विकास को आपको ले जाना है, किस तरीके से सीटें जीत करके आनी है और समाजवादी विचारधारा को, सोच को कैसे रखना है, ये बैकडोर से अखिलेश यादव देते रहेंगे। लेकिन सामने फ्रंट फुट पे आकर अखिलेश यादव की जगह नेता प्रतिपक्ष का वो रोल कौन निभाएगा, वो जो तमाम विधानसभाओं पे जो विधायक कौन होंगे, उनके टिकट के बंटवारे को लेकर के ये सारी चीजें अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन जो नियमता है, एक विधानसभा सीट उनको छोड़नी है और वो उन्होंने फैसला ले लिया कि कराई की विधानसभा सीट को छोड़ करके जो इस बार वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीते हैं कन्नौज से बीजेपी को हरा करके, उस पे वो बरकरार रहेंगे और समाजवादी पार्टी की जो सोच है, जो बुलंदियां हैं, उनको और ऊपर तक ले जाएंगे, न सिर्फ प्रदेश तक वो सीमित करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इन्होंने सीट छोड़ी है, नेता प्रतिपक्ष वो हटे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष आखिरकार किसको बना जाएगा और समाजवादी पार्टी में कौन ऐसा मजबूत हाथ है या कौन ऐसा मजबूत चेहरा है जो अखिलेश यादव की तरीके जो लगातार लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष की बागडोर संभाल रहा है, वो किसके हाथों में होगी, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया शिवा इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में फिलहाल कौन नजर आने वाला है, इसको लेकर भी कयासबाजी का दौर शुरू, और साथ ही राज्य के मुद्दों के साथ साथ अब जो इन्वॉल्वमेंट है अखिलेश यादव का, वो केंद्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं परिजन हलकान स्ट्रेचर पर गई जान। रायबरेली एम्स प्रशासन की बड़ी लापरवाही का यहां पर मसला सामने आया और आपको बता दें कि इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई। पता चला कि मौत से पहले महिला 4 घंटे स्ट्रेचर पर तड़पती रही, कराहती रही और वहीं 35 वर्षीय ये महिला की तड़प कर मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एम्स ने मामले को दबाने की भी कोशिश की। महिला की मौत से परिजनों में मातम का माहौल और परिजनों ने एम्स प्रशासन के खिलाफ तहरीर भी दी है। मृतका शहर कोतवाली के पुलिस लाइन की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी तड़प कर स्ट्रेचर में मौत हुई और परिजनों ने एम्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। केशवानंद ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। केशवानंद, आखिर कब तक ऐसे ही इलाज के अभाव में मौतें होती रहेंगी? बिल्कुल, देखिए रायबरेली के एम्स की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि एम्स प्रशासन में के द्वारा जो है इलाज न करने के अभाव में महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला को इलाज कराने के लिए एम्स के इमरजेंसी वार्ड पहुंची थी, जहां पे वो इलाज के लिए घंटों, तकरीबन बताया जा रहा है 4 घंटे महिला एम्स के इमरजेंसी के बाहर तड़पती रही, लेकिन उसका इलाज ना मिल सका, जिसके चलते वो उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने जमकर के हंगामा किया। वहीं आनंद में पहुंचा एम्स प्रशासन ने मामले को दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन वहां मीडिया के पहुंचने के बाद
वहाँ पे हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। परिजनों के द्वारा जो है बदौखर थाने में तहरीर भी दी गई है एम्स प्रशासन के खिलाफ, ताकि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब लगातार जिस प्रकार एम्स में बताया जाता है कि जब भी कोई पेशेंट पहुंचता है तो वहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि बेड नहीं है, जिसके अभाव में लगातार जो लोग पेशेंट हैं उन्हें रायबरेली से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा इस व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही है, में लगातार बेड भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार बेड का हवाला दिया जाता है कि एम्स में बेड खाली नहीं है, तो जो आसपास के लोग, जो जिले के लोग पहुंचते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार इस तरह के जो मामले हैं उसको एम्स प्रशासन की तरफ दबाए जा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की लगातार जाने भी जा रही है। जी, एम्स प्रशासन की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले को पहले एम्स प्रशासन के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया है। वहीं जब मीडिया इस पूरे मामले को बात करने का प्रयास की तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और पूरे मामले को दबाने के लिए लगातार एम्स प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन जब मीडिया हरकत में आती है उसके बाद जो है पूरे जांच कर कार्रवाई की जरूर बात कह रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि के न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी, और लेकिन ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं ये खुद स्ट्रेचर पर नज़र आ रही हैं। मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, समय रहते इलाज नहीं मिल पाता और लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हो हंगामे के बाद ये तस्वीर जो है, स्थितियां जो हैं शांत हो जाती हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं गर्मी की। गर्मी से हाहाकार, पारा 47 के पार। लखनऊ मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 9 से शाम 5 बजे तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गर्म हवाएं चलेंगी। पारा 48 डिग्री और हीट इंडेक्स 52 के पार जा सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास रहा और प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, गर्मी से फिलहाल राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए सोनी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है और भीषण गर्मी को लेकर के ये रेड अलर्ट है, जहां पर लखनऊ का पारे की बात करते हैं तो लखनऊ में 45 डिग्री सेल्सियस इस समय पारा जो है पहुंच चुका है। इसके साथ साथ अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर 47 डिग्री पहुंच चुका है। तो यानी कि लगातार गर्मी से लोग जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पारा जो है हाई होता चला जा रहा है और बारिश के कोई आसार अभी फिलहाल 3 दिन तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट पे रखा हुआ है और उसके साथ ही साथ हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी निर्देशित किया जा रहा है, यानी कि जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिससे कि गर्मी से लोग बचें। और साफ तौर पे उसमें कहा जा रहा है कि धूप में ज्यादा समय ना व्यतीत करें, धूप में ज्यादा ना निकले। अगर बाहर आप निकलते हैं तो गमछा या तौलिया जैसी चीजों का प्रयोग करिए और गीले चीजों को, और इसके साथ साथ हल्के वस्त्र आप जो है शरीर में धारण करिए, जिससे कि आप लू और इन तमाम चीजों से बचा जा सके। तो उसके साथ प्रशासन की तरफ से और अगर डॉक्टरों की अगर बात माने तो यहाँ से लगातार जो है निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि कैसे मौसम विभाग से मौसम से बचना है, किस तरीके से लू चल रही है या तेज हवाएं चल रही, गर्मी हो रही है, उससे कैसे बचना है आपको। इन तरह तरह की चीजों को लेकर के निर्देश जो है वो बोर्ड पे लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ अगर प्रशासन की बात कर लें तो वो भी जल की व्यवस्था जो है हर चौराहे चौराहे पर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इससे राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गर्मी से आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और इसी को देखते हुए सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं और डॉक्टर्स भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि धूप में ना निकलें, गर्मी से अपना बचाव करें। बढ़ते आगे और बात करते हैं बॉयलर में संकट, उत्पादन में रुकावट। गर्मी के भीषण प्रकोप के बीच बिजली उत्पादन में जो बाधा है, एक बड़ी बाधा सामने आ रही है। दरअसल रायबरेली एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 को बंद करने की खबर सामने आ रही है। पता चला है कि तकनीकी खराबी के चलते यूनिट को बंद कर दिया गया है। करीब 48 घंटे से यूनिट नंबर 2 बंद बताई जा रही है। दरअसल ये यूनिट 210 मेगावाट जो बिजली है इसका उत्पादन करती है। यूनिट नंबर 2 बंद होने से कई जिलों की जो बिजली है
संकट वहां पर और ज़्यादा बढ़ गया है। यहां से कई प्रदेशों को बिजली सप्लाई होती है और बॉयलर में तकनीकी खामियों को बताया गया है दूर करने का प्रयास लगातार जारी है। तो फिलहाल एक तरफ गर्मी का सितम, भीषण गर्मी का दंश झेल रही आम जनता के बीच बिजली कटौती का संकट भी आम जनता को झेलना पड़ रहा है। और ये 2 नंबर यूनिट बंद करने से, क्योंकि 210 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन यहाँ पर होता है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, ठप हो गया है। बॉयलर में तकनीकी खामी वजह बताई जा रही है और उसे ठीक करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि कई प्रदेशों में ये बिजली जो है सप्लाई होती है और ऐसे में ये सप्लाई बाधित हुई है। तो ये दोहरा संकट जो है आम जनता अब झेल रही है। केशवानंद शुक्ला ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। केशवानंद, क्या लगता है ये तकनीकी खामी कब तक चुस्त दुरुस्त कर ली जाएगी, ठीक हो जाएगी? एक और देखा जा रहा है उस बीच बिजली का भी संकट बरेली जिले के ऊंचा एनटीपीसी में नंबर 2 युवा है अभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। उत्तराखंड समेत कई जगह जहाँ पे यहाँ पे बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन 48 घंटे बॉयलर नंबर यूनिट बंद है, जिसके बाद जो बिजली का अंकर है वो देखने को मिल सकता है। 8 घंटे लगातार यहाँ पे जो स्टाफ है उसका काम किया है, लेकिन अभी जो तकनीकी खराबी है वो तकनीकी खराबी को अभी सही नहीं किया गया, जिसके चलते जो बिजली का संकट है वो आने वाले दिनों में बिजली का संकट है। एक और जहाँ गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में बिजली का ज्यादा उपयोग होता है, उस बिल्कुल। केशवानंद, अगर देखा जाए ये जो एनटीपीसी यूनिट नंबर 2 है जो बंद की गई है, बॉयलर में तकनीकी खामी वजह बताई जा रही है, कितने घंटे और लग सकते हैं, साथ ही कितनी जगहों पर यहाँ से ये जो सप्लाई है बिजली की होती है जो कि अब प्रभावित हो रही है? है यहाँ पे 48 घंटे बंद है, लगातार यहाँ पे तकनीकी जो है काम। केशवानंद, फिलहाल आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब एक तरफ बिजली ठप है क्योंकि यूनिट नंबर 2 में तकनीकी खामी, बॉयलर में आने की वजह से उत्पादन जो है बाधित हो रहा है, इससे सप्लाई नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ गर्मी, भीषण गर्मी और बिजली का संकट, दोनों मार जो है आम जनता झेलती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं गर्मी, भीषण गर्मी के साथ साथ जल संकट पर रार और सुप्रीम कोर्ट की फटकार। राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि शहर में टैंकर माफियाओं के खिलाफ उसने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग परेशान हैं, हम मीडिया के जरिए इसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी एक बार बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए दिल्ली सरकार की तरफ से। शीर्ष जो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हमें दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। और वहीं दिल्ली सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट को बताया है उन्होंने कि समस्या से निपटने के उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करेंगे। सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी करने वालों के कनेक्शन जो हैं काटने और उसे रोकने सहित कई कदम उठाए गए हैं और इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश जारी किया है। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अब टैंकर माफिया जो इतने सक्रिय हैं, अब इस पर दिल्ली सरकार को तलब किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में पानी का संकट बिल्कुल जारी है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पानी के संकट से निजात अब सुप्रीम कोर्ट से भले मिलने की उम्मीद जनता में जागी है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए ताकि सप्लाई के। सुप्रीम कोर्ट में हुई आज सुनवाई में सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक टैंक माफिया पर कार्रवाई क्या की बताए, पुलिस ने कार्रवाई क्या की वो बताए, क्योंकि लगातार ये पता चल रहा है कि टैंकर माफिया पानी चोरी कर रहे हैं। मुनुक नदी और ककुरी के बीच के जो पानी हरियाणा छोड़ा जाता है वो चोरी हो जाता है।
फिलहाल दिल्ली सरकार को ये भी कहा गया है कि आप हलफनामा दाखिल करके कोर्ट को ये बताएं कि आखिर अब तक पानी को लेकर क्या क्या आपने कार्रवाई की, किन किन लोगों पर आपने एक्शन लिया और पानी की कमी को दूर करने के लिए और पानी के संकट को कम करने के लिए भी इसको भी कोर्ट को तो ले। शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो दिल्ली का जल संकट जो है, इसके बीच अब जो टैंकर माफिया हैं वो सक्रिय हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो डिमांड की गई है, लगातार पानी दिया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से, बावजूद इसके टैंकर माफिया सक्रिय हैं और इसी वजह से दिल्ली वासियों को ये पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को तलब किया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।